नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी तुम्हारे लिए तनु सरकार। इतने दिनों बाद एमए फाइनल की कक्षा में प्रवेश करते ही तनु को लगा मानो सारी दृष्टियां उस पर गड़ गई हैं। क्या सब उसकी पराई आंखों की ओर नहीं देख रहे थे? अनजानी लज्जा से तनु मानो अपने में सिमट सी गई। तनु की अभिन्न सखी श्वेता ने तनु का हाथ थाम उसकी आंखों में आंखें डाल परिहास किया था। ए तनु, इन आंखों से हम पहले जैसे दिखते हैं या कोई फर्क लगता है? और क्या, अंग्रेजी तो पहले ही बढ़िया बोलती थी, अब तो अंग्रेजी आंखों से देखेगी भी। प्रोफेसर नाथ के आते ही सब शांत हो गए थे। तनु ने आश्वस्ति की सांस ली। घर बाहर सब वही क्यों जानना सुनना चाहते हैं जिसे वह हमेशा के लिए भुला देना चाहती थी। अटेंडेंस लेने प्रोफेसर नाथ ने जब उसके नाम पर यह सर सुना तो दृष्टि उठा तनु से पूछा, आर यू परफेक्टली ओके मिस सरकार? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जी, क्या करे तनु सरकार, कब मिलेगी उन प्रश्नों से मुक्ति? तनु का मन कसैला हो उठा। क्लासेस खत्म होते ही श्वेता तनु को सबसे अलग खींच एकांत में ले गई थी। तनु के हाथ स्नेह से पकड़ श्वेता ने बहुत दुलार से पूछा था, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तनु? कुछ याद है तुझे? एक शब्द भी नहीं निकला था तेरे मुंह से। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की याद मत दिला श्वेता। उसे दोहरा पाना एक यातनापूर्ण यात्रा सा है। जब तक उसे दोहराएगी नहीं, अंधेरे गर्त में डूबती रहेगी तनु। मौसी कह रही थी तू एकदम अंतर्मुखी हो गई है, रातों में चीख उठती है। सामान्य होने के लिए तुझे उस घटना को भुलाना होगा। उस घटना को भूल पाना क्या आसान है श्वेता? कार में तू उनके साथ शायद ताज जा रही थी ना? हाँ, याद है प्रोफेसर प्रसाद ने एक दिन क्लास के बाद मुझे बुलाया था। तू हंसी उड़ा रही थी। हम सब यही कह रहे थे तू प्रोफेसर प्रसाद की फेवरेट छात्रा है, शायद अपना कोई पेपर तुझसे उन्हें लिखवाना हो। लंदन से भारत के दर्शनीय ऐतिहासिक स्थलों को देखने लिजा और एलिस आई थी। उनसे मिलाने बुलाया था तुझे? आगरा के सभी दर्शनीय स्थान दिखाने का दायित्व मुझे सौंपा था प्रोफेसर प्रसाद ने। यूं कह गाइड बन साथ जा रही थी हमारी तनु। श्वेता ने तनु की गंभीरता अपने परिहास से तोड़नी चाही थी। सच, उन आनंदी युवतियों का गाइड बनना किसी का भी सौभाग्य होता श्वेता। हंसती खिलखिलाती, जीवन से भरपूर। दोनों ने क्या स्वप्न में भी सोचा होगा। कुछ ही पलों बाद प्रलय आने वाली थी। हमारी कार जैसे ही बाईं ओर मुड़ी, सामने से आता भीम का ट्रक बस दिखा भर था। उसके बाद तो सब कुछ शून्य अंधेरा भर था। तनु का शरीर सिहर उठा था। क्या हुआ तनु? शायद वे युवतियां बच नहीं सकी थी ना? श्वेता का मुख भी पीला पड़ गया था। होश आने पर भी तो कुछ देख नहीं सकी थी श्वेता। आंखों पर पट्टी जो बंधी थी, उसी पीड़ा में मां को पुकारा था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, तू बच गई तनु बेटी। मां का स्नेहिल स्वर कान में पड़ते ही तनु मानो जी गई थी। उनका क्या हुआ मां? दोनों ठीक तो है ना? तनु का स्वर व्यग्र था। बेटी, भगवान की इच्छा के आगे किसका वश चला है? विधाता ने लिजा की मृत्यु उसी तरह लिखी थी। भारत दर्शन को आते समय क्या उसने सोचा था यहां से वापस ही ना जा सकेगी? मां ने निश्वास छोड़ी थी। और एलिस, वह कहाँ है मां? मेरी आंखों पर यह पट्टी क्यों बंधी है? तनु का स्वर व्याकुल हो उठा था। एलिस के दोनों पांवों में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भर हुए हैं तनु। 2-3 माह में एकदम ठीक हो जाएगी। ये ले, डॉक्टर साहिब तुझे देखने आ रहे हैं। मां चुप हो गई थी। ये क्या मिसेस सरकार, लगता है बिटिया को आराम नहीं करने दिया। अगर आप अपने पर नियंत्रण न रख सकी। डॉक्टर का स्वर गंभीर था। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, पर मां को यहां रहने दीजिए प्लीज डॉक्टर। तनु ने अनुनय की थी। ठीक है, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी तनु। भगवान ने भी तुम पर खास कृपा की है, वरना उस एक्सीडेंट से बच पाना चमत्कार ही तो था। डॉक्टर के स्वर में परिहास छलक आया था। सच कहिए डॉक्टर अंकल, क्या मैं अंधी हो गई हूँ? उत्तर के लिए तनु का रोम रोम नयन बन गया था। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। जाते जाते तुम्हारी मित्र तुम्हारे नयनों के लिए अपनी ज्योति दे गई है। डॉक्टर गंभीर थे। ओह नो, क्या यह भी पॉसिबल है डॉक्टर? मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, क्या करूंगी मैं?
अंधी जिंदगी की अपेक्षा मुझे मृत्यु स्वीकार है डॉक्टर। तनु फूट पड़ी थी। रिलैक्स मिस सरकार। लिजा की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। जीवित बची उसकी बहन एलिस ने बहुत उदारतापूर्वक तुम्हें लिजा की आंखें देने की अनुमति दी थी। कांच के नुकीले टुकड़ों ने बेरहमी से तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए थी तनु। एलिस के प्रति अपना आभार व्यक्त करने जरूर जाना तनु। डॉक्टर ने अपना स्नेहपूर्ण हाथ तनु के माथे पर धर विश्वास दिलाया था। जरूर जाऊंगी डॉक्टर अंकल। कोशिश करूंगी एलिस के लिए मैं लिजा बन सकूं। तनु का कंठ भर आया था। आंखों की पट्टी खुलवाती तनु का हृदय आशंका से धड़क रहा था। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो किस तरह काटेगी अंधेरी जिंदगी। परीक्षा परिणाम के लिए तनु कभी व्यग्र नहीं हुई, पर उस पल के परिणाम के लिए तनु अधीर थी। पट्टी खोलने संबंधी आवश्यक निर्देश देने के बाद डॉक्टर ने साहस से तनु से पूछा था, आंख से पट्टी हटते सबसे पहले किसे देखना चाहोगी तनु? कोई विशेष मित्र हो तो उसे बुलवा दिया जाए। सबसे पहले तो आपको देखना चाहूंगी डॉक्टर। ये दृष्टि तो आपकी दी होगी ना? तनु के शुभ्र मुख पर हल्का सा गुलाल छिटकाया था। अरे मुझे देख बहुत निराश होगी, एकदम भूत दिखता हूँ। डॉक्टर जोर से हंस दिए थे। कुशल हाथों ने तनु की आंखों से पट्टी उतार दी थी। अपनी हथेली से तनु की आंखें कुछ पलों को बंद कर डॉक्टर ने धीमी धीमी हथेली हटा ली थी। उजाले की किरण देखते ही उल्लासी तनु शायद चीख पड़ी थी। मेरी आंखें ठीक है माँ, मैं सब देख पा रही हूँ। तनु का उल्लास सबके चेहरों पर प्रतिबिंबित था। डॉक्टर के सफलता से दमकते मुख पर दृष्टि डाल तनु ने श्रद्धापूर्वक उनके पांव छू लिए थे। स्नेह से आशीष दे, डॉक्टर ने पिता से कहा था। भगवान ने बिटिया की सुंदर आंखों की रक्षा की है मिस्टर सरकार। एक दिन लिजा के नाम से गरीबों को दान करवा दीजिएगा। न जाने कितने अतृप्त सपनों के साथ विदा ली बेचारी ने। मुझे खुशी है तनु उसकी आंखों से देख सकेगी। तनु की पीठ थपथपा डॉक्टर चले गए थे। सच तनु, अगर तुझे लिजा की आंखें नहीं मिलती तो इस संसार के रंग तू नहीं देख पाती। पिता का कृतज्ञ स्वर उस अपरिचित लिजा के प्रति स्नेह विगलित था। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती एलिस को देखने तनु फूलों के साथ गई थी। द्वार खोलती तनु को देख एलिस के अंधरों पर हल्की सी मुस्कान तिराई थी। फूल थामती एलिस की दृष्टि से टकरा गई थी। अपराधी भाव से तनु संकुचित हो उठी। मुझे बहुत खुशी है मेरी बहन के नयन तुम्हारे साथ जीवित रहेंगे। वापस जाकर मम्मी को बता सकूंगी तुम्हारे पास किसी रूप में लिजा जीवित है। तुम्हारी आंखों से वह भारत देख सकेगी। सच्चे हृदय से तनु को बधाई देती एलिस का गला भराया था। क्या मैं तुम्हारी लिजा नहीं बन सकती एलिस? तनु ने बहुत प्यार से एलिस का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। प्रत्युत्तर में एलिस ने तनु के हाथ पर अपना स्नेह चुंबन अंकित कर स्वीकृति जता दी। उस दुर्घटना ने तनु को अंतर्मुखी बना दिया था। उसके मौन से माता पिता चिंतित हो उठते थे। कभी कभी माँ से तनु बचकाने प्रश्न पूछ बैठती थी। सच कहना माँ, मेरे पास अपनी आंखें देख लिजा को दुख होता होगा ना? छी पगली, जो इस संसार से जाता है वह अपना माया मोह त्याग कर जाता है। जा कुछ दिन अपनी बुआ के पास रहा, तेरा सारा वहम भ्रम दूर हो जाएगा। तनु की डॉक्टर बुआ उसे अपने पास छुट्टियां बिताने को कब से बुला रही थी। अस्पताल में एलिस के पास बैठी तनु न जाने अपने को क्यों बहुत सुरक्षित पाती थी। एलिस की स्नेहपूर्ण बातों में समय मानो पंख लगा उड़ जाया करता था। एलिस के पास प्रति संध्या जाना तनु का अनिवार्य कार्य था। बुआ के पास जाने का मोह भी उसे आकृष्ट नहीं कर सका था। एक संध्या सफेद रजनीगंधा के फूलों के साथ तनु जब हॉस्पिटल पहुंची, एलिस के पलंग के पास बैठे आकर्षक विदेशी युवक को देख वह ठिठक गई थी। बहुत दुलार भरे स्वर में तनु को पुकार एलिस ने उस युवक से उसका परिचय कराया था। हेनरी, तुम्हारी लिजा को मैं सुरक्षित न रख सकी, पर तनु में उसकी जीवंत आंखें मैंने सुरक्षित रख ली है। पहचानते हो ना? तनु की आंखों पर अपनी गहरी दृष्टि निबद्ध कर हेनरी मानो दृष्टि उठाना ही भूल गया था। तनु के आरक्त मुख को एलिस ने उबार लिया था। तनु, हेनरी और लिजा शीघ्र ही परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। लिजा के हृदय में भारत के प्रति आकर्षक हेनरी ने ही जगाया था। हेनरी के पितामह कई वर्ष भारत रहे थे। हेनरी ये तनुषी सरकार एमए इतिहास की मेधावी छात्रा है। उस दिन हम सब साथ ही थे। जैसे सपने से जाग हेनरी ने तनु से हाथ मिलाने को अभ्यास वर्षात बढ़ाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, पर दुख है। तनु के अभिवादन में जुड़े हाथों को एलिस ने स्नेहपूर्वक अपने हाथों में ले लिया था। सिलीगढ़, जानते हो हेनरी, लिजा के प्रति ये लड़की अपने को न जाने क्यों अपराधी मानती है। शायद यहाँ के लोग ज्यादा भावुक होते हैं।
हम हर घटना को व्यवहारिक रूप में लेते हैं ना। सच तो यह है मिस सरकार, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। लिजा कहीं किसी रूप में है, ये बात हमें शांति देती है। आप व्यर्थ का अपराध बोध न रखें। शांत सहज स्वर में हेनरी ने मानो दिलासा देना चाहा। पूरे समय तनु को लगता रहा उस युवक की आंखें उसके मुख पर गड़ी रही थीं। घर वापिस आने की आज्ञा मांगते ही तनु के साथ हेनरी भी उठ खड़ा हुआ था। चलिए, आपको नीचे तक छोड़ आऊं। नहीं नहीं, मैं रोज आती हूँ, चली जाऊंगी। आप एलिस के साथ रहें। प्रत्युत्तर में मुस्कान के साथ हेनरी तनु के साथ चल दिया था। नीचे पहुंच तनु से हेनरी ने अचानक पूछा था, कल मेरे साथ ताज चल सकेंगी मिस सरकार? हम दोनों साथ ही ताज देखना चाहते थे, पर लिजा के साथ आ नहीं सका था। तनु चौंक उठी थी। हेनरी के शब्दों में प्रार्थना थी या अधिकार, समझ पाना कठिन था। ताज के प्रति हेनरी का आकर्षण एक इंजीनियर का उस भव्य स्मारक के प्रति था या लिजा के प्रेमी रूप में। वह लिजा की आंखों के साथ उसे देखना चाहता था। तनु का हृदय तेजी से धड़क उठा था। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा, तैयार रहिएगा। हेनरी के इस कथन में निश्चय ही अधिकार भाव प्रबल था। अगले दिन टैक्सी पर हेनरी स्वयं तनु के घर आ गया था। उसके सुंदर व्यक्तित्व, शिष्ट व्यवहार से सब प्रभावित हुए थे। माँ का मन उदास हो आया था। लोग कहते हैं पश्चिम में आत्मिक प्यार नहीं, तलाक प्रचलित है। पर देखो ना, बेचारा हजारों मील दूर से अपनी प्रेयसी की बहन को देखने आया है। ताज के रास्ते में टैक्सी जब दुर्घटना के मोड़ पर पहुंची तो तनु सिहर उठी थी। अस्फुट शब्दों में जब उसने हेनरी को उस विषय में बताना चाहा तो एक क्षण बाहर देख तनु के कांपते हाथों पर अपना सबल हाथ धर सांत्वना देनी चाहिए थी। हेनरी का गंभीर मौन तनु को व्याकुल कर गया। निश्चय ही उस दुर्घटना के लिए हेनरी उससे रुष्ट था। आकुल कंठ से तनु पूछ बैठी थी, बहुत नाराज है ना आप मुझसे? विस्मयान्वित हेनरी तनु को निहारता रह गया था। आपसे नाराज अकारण ही क्यों होऊंगा? क्या जानकर कोई अपनी आंखें खो सकता है? अपने मन में ऐसे व्यर्थ के कॉम्प्लेक्सेस डेवलप कर क्या आप नॉर्मल रह सकेंगी मिस सरकार? लेकिन लिजा की वस्तु पर अधिकार करना क्या मेरी अनाधिकार चेष्टा नहीं है? व्यर्थ ही दिल पर बोझ डाल रही हैं आप। लिजा का मैं प्रिय था, क्या आपसे मित्रता की आशा नहीं रख सकता तनु? हेनरी के शब्दों में न जाने क्या था कि तनु संयम तोड़ रो पड़ी थी। इतने दिनों का संचित गांभीर्य आंसू में बह निकला था। तनु की हथेलियां अपने हाथों में ले हेनरी शांत बैठा रह गया। ताजमहल के सामने बिछी हरी घास पर बैठी तनु उस अपरिचित विदेशी युवक को आद्योपांत दुर्घटना की कहानी सुना चुकने के बाद मानो हल्की हो उठी। तनु का हाथ पकड़ हेनरी ताज की ओर चल दिया था। शाहजहां मुमताज की प्रणय गाथा सुनाती तनु तनिक संकुचित हो उठी थी। शाहजहां की व्यथा से हेनरी की व्यथा का कहीं तो साम्य था। चलते समय ताज का एक बड़ा सा मॉडल हेनरी ने पैक करा लिया था। तनु के ड्राइंग रूम में उसकी बनाई पेंटिंग्स देख हेनरी मुग्ध हो उठा था। संध्या कब रात में उतर आई, घर के किसी भी प्राणी का ध्यान नहीं गया। अपने खुले स्वभाव के कारण कुछ ही देर में हेनरी सबका प्रिय पात्र बन चुका था। सबके साथ डिनर लेता हेनरी भारतीय भोजन की जी खोल प्रशंसा कर रहा था। अब मेरी समझ में आ गया, ग्रैंडपा इंडिया छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे। भला ऐसा मजेदार खाना उन्हें इंग्लैंड में मिल पाता? कितने वर्ष रहे थे तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ? पापा की उत्सुकता स्वाभाविक ही थी। पूरे 25 वर्ष ग्रैंडपा ने यहाँ सर्विस की थी और जाते समय यहाँ के मसाले साथ बांध ले गए थे। बचपन में वह हमें यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते थे। लिजा और एलिस को भारत के प्रति आकर्षण इन्हीं कहानियों से शुरू हुआ था। अचानक हेनरी चुप हो गया था। मम्मी ने ही बात संभाली थी। जब यहाँ आए हो तो फतेहपुर सिकरी जरूर देख लो हेनरी। एक दिन की राजधानी के उजड़े वैभव में भी अपना ही आकर्षण है। तो चलिए कल चलते हैं। और हाँ, हमारे साथ फ्री गाइड तो है ही, मिस तनु सरकार, मध्ययुगीन इतिहास विशेषज्ञ। हेनरी की नाटकीय मुद्रा पर परिवार के सदस्य जोर से हंस पड़े थे। तनु की सर्दी की छुट्टियां चल रही थीं, अतः उस निमंत्रण को टाल पाना सहज नहीं था। मम्मी पापा ने व्यस्तता जता आसानी से पूरा दायित्व तनु पर छोड़ दिया था। प्रातः ठीक 7:30 बजे टैक्सी के साथ हेनरी द्वार पर खड़ा था। लंच पैकेट्स टोकरी में डाल तनु भी बाहर आ गई थी। वाह, क्या क्या ले आई हैं इस पिटारी में? मम्मी ने मटर की कचौड़ियाँ, आई मीन समथिंग लाइक फ्राइड हैमबर्गर बनाया है। योर मम्मी इज ग्रेट, मुझे आपसे जलन होती है। किसी की कुकिंग की इतनी तारीफ की जाए तो कम से कम इतना तो करना ही होता है ना। तनु हंस पड़ी थी। तारीफ से और क्या पाया जा सकता है मिस सरकार? हेनरी के नैनों में न जाने क्या था।
तनु जल्दी में आ गई थी। अब अगर यहाँ बातें करते रहे तो शाम को सीकरी पहुंचेंगे श्रीमान हेनरी। मुस्कुराते हेनरी ने कार का दरवाजा खोल तनु को आमंत्रित किया था। फतेहपुर सिकरी का रास्ता तनु को हमेशा आवश्यकता से अधिक लंबा लगता था, पर उस दिन वही रास्ता कितना छोटा हो गया था। गंभीर हेनरी कभी कभी बच्चों सी हरकतें कर बैठता। हरे चनों को कैसे छीलकर खाया जाता है बताती तनु उसके अनाड़ीपन पर हंस पड़ी थी। कभी उस पल हेनरी उसमें अपनी लिजा नहीं देख रहा था। इतिहास की मेधावी छात्रा तनु सरकार ने भोलेपन से बताया था, यहाँ इसी जगह नूरजहां ने कबूतर उड़ाकर शहजादे से कहा था। अचानक हेनरी अप्रत्याशित कर बैठा था। तनु को एकदम अपने पास खींच उसके मुख पर अपना स्नेह चुंबन अंकित करना ही चाहा था कि झटके से अलग होती तनु लगभग चीख उठी थी। छी, यह क्या? विस्मित हेनरी अपना अपराध कहाँ समझ पाया था। क्या हुआ तनु, मैंने कहाँ गलती की? भारतीय समाज में चुंबन केवल बच्चों का लिया जाता है या? आगे कह पाना तनु को संभव नहीं था। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पर उस पल आप मुझे एकदम नन्ही सी बालिका ही लगी थी। क्षमा कर सकेंगी? आपके आचार विचार जानने में तो समय लगेगा ही। हेनरी सचमुच परेशान था। ठीक है, आइए वहां उस बारादरी के पास चलें। अब तो आपको भूख लगाई होगी। बारादरी में बैठ तनु ने बताया था, यहाँ बैठ बादशाह संगीतकारों के संगीत का आनंद लिया करते थे। आप गाते हैं? सिर्फ सुनने का शौक है। अगर अब तक आपने मुझे माफ कर दिया हो तो एक गीत सुनाएंगी? मैं गा सकती हूँ, या आपने कैसे जाना? बहुत सी बातें बिना कहे सुने भी जानी जा सकती हैं। अब मैं आपसे सचमुच गीत की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिस सरकार, प्लीज। तनु का मीठा स्वर बारादरी के सामने फैली जलराशि को मानो आंदोलित कर गया था। विस्मय विमुग्ध हेनरी तनु को निहारता रह गया था। प्रशंसा का एक भी औपचारिक शब्द मुंह से नहीं निकला। एक संध्या एलिस तनु से पूछ बैठी थी, हेनरी कैसा लगा तनु? अब तक तो तुम उसे काफी जान चुकी होगी। लिजा भाग्यशाली थी एलिस, काश दोनों मिल पाते। हेनरी जिसे भी मिलेगा भाग्यशाली होगा तनु। हाँ एलिस, हेनरी दूसरों की भावनाओं को सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, वरना। वरना क्या तनु? एलिस तनु की बात समझ न पाई थी। वरना जिसने उनकी प्रेमिका की सबसे प्रिय ज्योति चुराई हो उससे घृणा न करते। घृणा? तुमसे? अजीब मुस्कान आ गई थी एलिस के अधरों पर। एलिस, तुम मुझे प्यार करती हो ना? तनु के स्वर में बच्चों सी उत्कंठा थी। मैं अकेली ही क्यों, तुमसे जो भी मिलेगा प्यार करेगा। ठीक कहा ना हेनरी? एलिस की दृष्टि का अनुसरण करती तनु संकुचित हो उठी थी। द्वार से टिककर खड़ा हेनरी मुस्कुरा रहा था। छिपकर अपनी तारीफ सुनना क्या अच्छी बात है? तनु नाराज थी। हम तो खुलकर प्रशंसा करते हैं और खुले दिल उसका प्रदर्शन करना जानते हैं, इसलिए कभी अपराधी तक बन जाते हैं मिस सरकार। हेनरी की बात पर मानो फतेहपुर सिकरी का चुंबन प्रयास तनु के होठों पर दहक उठा था। धीमे से हेनरी ने फिर कहा था, यहाँ कितना लंबा और औपचारिक नाम लेना पड़ता है आपका मिस सरकार। आप मुझे सिर्फ तनु क्यों नहीं कहते मिस्टर? थैंक यू, आप भी मुझे सिर्फ हेनरी ही कहेंगी। 4 दिनों बाद हेनरी के वापस जाने की बात पर न जाने क्यों तनु का मन उदास हो रहा था। हेनरी जिसे पहले जाना भी नहीं था, उसका जाना उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? कहीं वह हेनरी को लिजा की दृष्टि से ही तो नहीं देखने लगी थी। तनु डर गई थी। अगली संध्या के लिए हेनरी ने तनु को आमंत्रित किया था। जाने के पहले आपके साथ कुछ समय बिताने की अनुमति चाहता हूँ। कल युवराज में हम साथ डिनर लेंगे। हेनरी के निमंत्रण की बात पर माँ ने सस्नेह कहा था, तुम्हें भारतीय खाना पसंद है, अपने हाथ का बनाया खाना खिला, मुझे सुख मिलेगा हेनरी। कल रात तुम हमारे साथ ही खाना खाओ। नहीं, कल तो अपने गुरु के सम्मान में भोज देना चाहूंगा। कल के लिए क्षमा करें। तुम्हारा गुरु कौन है हेनरी? माँ विस्मित थी। वही जिसने भारतीय संस्कृति से परिचय कराया है, आपकी बेटी तनु। तनु तुम्हारी गुरु? माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। पर हेनरी ने अपना निमंत्रण जब फिर दोहराया तो माँ को आज्ञा देनी ही पड़ी थी। होटल के एकांत कैबिन में कोल्ड ड्रिंक लेते हेनरी ने कहा था, लिजा की आंखों को बहुत प्यार करता था तनु, आज उन्हें जी भर देखने का भी अधिकार नहीं रह गया है। तनु जैसे जम गई थी, धीमे से कहा था, लिजा की आंखों पर अधिकार तुम्हारा ही होना चाहिए हेनरी। तुम कहो तो मैं ये तुम्हें वापस कर सकती हूँ, यह मेरा वचन है। वचन तो दे रही हो, पर क्या सचमुच अधिकार दे सकोगी तनु? मुझे लिजा की वही जीवंत आंखें चाहिए जिनसे उसने मुझे बहुत चाहा था। दे सकोगी तनु सरकार? क्यों नहीं, मैं इनके प्रति तुम्हारा आकर्षण समझती हूँ हेनरी। इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। कल ही डॉक्टर से कह तुम्हें वापस कर दूंगी।
तनु कुछ भावुक और कुछ उत्तेजित हो उठी थी। पर मुझे तो जीवंत आंखें चाहिए तनु। तुम्हारी लिजा का कोई अंश मुझ में जीवित है, इसे तुम सह नहीं पा रहे हो ना हेनरी? क्या करूं मैं? तनु परेशान हो उठी थी। तुम सदैव के लिए मेरे पास आ जाओ तनु। दो उत्सुक नयन दो उत्सुक नयन तनु के निष्प्रभ मुख पर गड़ गए थे। इसलिए ना कि तुम हमेशा मुझ में लिजा खोजते रहो। इस मृग तृष्णा से तुम्हें हमेशा निराशा मिलेगी हेनरी। मैं कभी लिजा नहीं बन सकती। मैंने कब चाहा तुम्हें लिजा रूप में स्वीकार करूं, पर हमारे बीच हमेशा लिजा जीवित रहेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता लिजा क्या थी, जबकि तुम्हें मुझसे उसी की अपेक्षा रहेगी। सच कहो, क्या लिजा को भुला सकोगे हेनरी? क्या इतना क्षणिक था तुम्हारा उसके प्रति प्यार? तनु आवेश में आ गई थी। अगर कहूं मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूं, तो लिजा के साथ अन्याय करोगे हेनरी। देखो तनु, मैं एक व्यवहारिक वैज्ञानिक हूं। लिजा की क्षति से मैं बहुत आहत हुआ हूं, पर तुम्हें देख लगा अभी भी बहुत शेष है। तुम्हें पा मैं पूर्ण हो सकता हूं। क्या हम एक नया जीवन शुरू नहीं कर सकते तनु? नहीं नहीं, मुझे क्षमा करो हेनरी। अगर तुम कभी एक पल को भी उदास हुए तो मुझे लगेगा मैंने तुम्हें निराश किया है। मुझे कठिन से कठिन सजा दो हेनरी, मैं स्वीकार करूंगी। बस यही मत मांगो। तनु का कंठ भर आया था। मेरी दी सजा स्वीकार करने को प्रस्तुत हो तनु? हेनरी ने अपने दोनों हाथों में तनु के कांपते हाथ ले पूछा था। प्रत्युत्तर में तनु की भीगी पलकें जैसे ही ऊपर उठी, हेनरी ने दृढ़ शब्दों में कहा था, मुझे जीवन भर के लिए स्वीकार करना होगा तनुश्री। क्या इससे बड़ी सजा कोई और हो सकती है तनु? तुम मेरे अपराध का बदला ले रहे हो हेनरी। यहां आने के पहले शायद कहीं कोई आक्रोश रहा हो कि दुर्घटना में लिजा क्यों, तुम क्यों नहीं, या उसकी मृत्यु से कोई अन्य लाभान्वित हुआ है। पर यहां आकर जब तुमसे मिला तो आक्रोश न जाने कहां बह गया। तुम्हारा अपने प्रति अपराध भाव, सहमी भोली निष्पाप छवि ने पहले मेरी सहानुभूति जीती और फिर मेरा प्यार। तुम्हारे गुणों ने, निश्चलता ने मुझे इस सीमा तक आकृष्ट किया कि मैंने स्वयं अपने को हजार हजार बार कर्ज किया है। तुम लिजा नहीं हो, यह सत्य शीशे सा स्पष्ट है। फिर तुम बार बार वही बात क्यों दोहराती हो तनु? किसी को इतनी जल्दी भुला देना क्या न्यायोचित है हेनरी? तनु के स्वर में शायद कहीं कोई निराशा थी। एक अच्छे मित्र की तरह लिजा सदैव मेरी स्मृति में रहेगी तनु, पर उसके कारण तुम कभी उपेक्षित या अपमानित हो, यह असंभव है। अब कहो, मेरा दिया दंड स्वीकार है या वचन हार रही हो तनु? विस्मयान्वित तनुश्री सरकार, एमए की छात्रा, हदबुद्धि हेनरी का मुख ताकती रह गई थी। पर माँ पिताजी, उनकी स्वीकृति पहले ही पा चुका हूं तनु। हाँ, उन्हें यह नहीं बताया था कि तुम मुझे अपराध दंड रूप में स्वीकार करोगी। विवाह के बाद कश्मीर चलेंगे, ठीक है ना? एक बात और, तुम्हारे दंड की अवधि आजीवन मेरा साथ होगी। बोलो है मंजूर? शरारती मुस्कान से हेनरी ने पूछा। सजा पाने की स्वयं स्वीकृति दी थी हेनरी, अब आजीवन तुम्हारी बंदनी हूं। लज्जा से आरक्त मुख तनु ने झुका लिया था। बंदनी नहीं, मेरी प्रेरणा, मेरी मीत, मेरा सब कुछ तुम हो तनु। तनु के झुके मुख को बहुत प्यार से ऊपर उठा हेनरी ने अपना स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी तुम्हारे लिए तनु सरकार।